एक पल के लिए ये सोच कर देखते हैं, हम्म। एक ऐसा इंसान जिसने आज तक कोडिंग की एक लाइन नहीं लिखी, वो अपने लंच ब्रेक के खत्म होने से पहले एक मल्टी मिलियन डॉलर कंपनी के लिए एक पूरा कस्टमर पोर्टल तैयार कर देता है। अरे वाह, सुनने में तो ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म का सीन लगता है ना? बिल्कुल। मतलब हमेशा से यही माना जाता रहा है कि सॉफ्टवेयर या कोई भी ऐप बनाना एक बेहद मुश्किल और जटिल प्रक्रिया है। एकदम सही। ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत बड़ी गगनचुंबी इमारत शुरू से बनानी हो। हाँ, जिसके लिए भारी मशीनरी चाहिए, बहुत ही अनुभवी आर्किटेक्ट चाहिए और ऐसे इंजीनियर चाहिए जो कोड की एक एक लाइन को ईंट दर ईंट बड़ी बारीकी से जोड़ सकें। और जरा सी भी गलती हुई तो पूरी इमारत धड़ाम से गिर सकती है। और मजे की बात यह कि दशकों से इस जटिलता को ही असली इंजीनियरिंग माना जाता रहा है। मतलब एक ऐसी दुनिया जहाँ स्क्रीन पर बस हरे या काले रंग में लिखे गए रहस्यमयी कोड ही सब कुछ तय करते हैं। बिल्कुल। और इस व्यवस्था ने तकनीक को एक बहुत ही छोटे और खास समूह तक सीमित कर दिया था। लेकिन अब जो बदलाव देखने को मिल रहा है ना, वो इस पूरी नींव को ही चुनौती दे रहा है। तो आज के इस गहरे विश्लेषण में हम इसी रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। हाँ, और विषय बहुत ही दिलचस्प है। आज हम बात कर रहे हैं लो कोड डेवलपमेंट की, और खास तौर पर मेंडिक्स नाम के एक बहुत ही मशहूर प्लेटफॉर्म की। सही कहा। और सुनने वालों के लिए बता दूं कि आज की इस चर्चा के लिए हमने जानकारी के कई स्रोत खंगाले हैं। इनमें कुछ YouTube वीडियोस शामिल हैं, जिसमें एक तरफ मेंडिक्स का बहुत ही चमकदार और शानदार आधिकारिक प्रोमो है। हाँ, और दूसरी तरफ एक बहुत ही बेबाक और ईमानदार रिव्यू भी है जो इसकी खामियां गिनाता है। इसके साथ ही डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ डेवलपमेंट यानी विकास के लोकतंत्रीकरण पर आधारित एक बहुत ही विस्तृत लेख भी इस अध्ययन का हिस्सा है। तो आज का हमारा मुख्य मिशन ये समझना है कि क्या सच में बिना परंपरागत कोडिंग के एक बेहतरीन विश्व स्तरीय ऐप बनाया जा सकता है। और इस पूरी लो कोड क्रांति के पीछे का असली सच आखिर है क्या? बिल्कुल। तो चलिए सीधे इस विषय की गहराई में उतरते हैं। तो इस विषय को समझने के लिए सबसे पहले उस मूल समस्या को देखना होगा जिसने लो कोड की इस पूरी दुनिया को जन्म दिया है। अच्छा, वो समस्या क्या है? लेख के अनुसार आज हर कंपनी किसी न किसी रूप में एक सॉफ्टवेयर कंपनी बन चुकी है। मतलब चाहे वो कोई पारंपरिक बैंक हो या कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। हाँ, या फिर जूतों का कोई ब्रांड ही क्यों ना हो, हर बिजनेस को रातों रात नए डिजिटल समाधान चाहिए। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी अड़चन सामने आती है ना? एकदम सही। पूरी दुनिया में कुशल सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की भारी कमी है। मांग आसमान छू रही है। लेकिन कोड लिखने वाले लोग उंगलियों पर गिने जा सकते हैं। बिल्कुल ठीक कहा। मतलब अगर एक सामान्य ऐप बनाने में महीनों या सालों लग जाते हैं, तो कोई भी बिजनेस बाजार की इतनी तेज रफ्तार के साथ कदम से कदम मिलाकर कैसे चलेगा? यही तो बात है। पारंपरिक तरीके यहाँ आकर पूरी तरह से दम तोड़ देते हैं। और इसी गहरी खाई को पाटने के लिए लो कोड प्लेटफॉर्म्स ने बाजार में कदम रखा है। हाँ, और स्रोतों के अनुसार मेंडिक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स एक विजुअल डेवलपमेंट अप्रोच का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इसका सीधा सा अर्थ ये हुआ ना कि कंप्यूटर की भाषा में जो मुश्किल सिंटैक्स या कोड की लाइनें होती हैं, वो लिखने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसके बजाय स्क्रीन पर बस एक कैनवास होता है। जहां बटन, डेटा फॉर्म या ड्रॉप डाउन मेन्यू जैसी चीजों को बस खींचकर अपनी जगह पे छोड़ दिया जाता है। हाँ, जिसे तकनीकी भाषा में ड्रैग एंड ड्रॉप कहते हैं। यह विजुअल तरीका पूरी गेम को ही बदल देता है। अरे वाह! और इसके कारण एक नया वर्ग उभर कर सामने आ रहा है जिसे सिटीजन डेवलपर्स कहा जाता है। सिटीजन डेवलपर्स? तो ये कोई कंप्यूटर साइंस की डिग्री धारक नहीं होते? बिल्कुल नहीं। ये वो लोग हैं जो बिजनेस को बहुत करीब से समझते हैं। मतलब शायद मार्केटिंग टीम का हिस्सा हो या फिर HR डिपार्टमेंट में काम करते हो। सही पकड़ा। इन्हें कोडिंग की कोई गहरी तकनीकी समझ नहीं होती, फिर भी वे अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के हिसाब से ऐप बनाने में सीधा योगदान दे सकते हैं। यहाँ इसे समझने के लिए मैं एक बहुत ही रोचक तुलना कर सकती हूँ। हाँ, बताइए। ये पूरी प्रक्रिया बिल्कुल लेगो ब्लॉक से खेलने जैसी है। अरे बहुत बढ़िया उदाहरण है ये। है ना? मतलब अगर किसी को प्लास्टिक का एक खिलौना बनाना है, तो उसे कच्चे प्लास्टिक को पिघलाकर सांचे में ढालने की जरूरत तो नहीं है, जो कि पारंपरिक कोडिंग है। एकदम सही। इसके बजाय बस अलग अलग आकार के रंग बिरंगे लेगो ब्लॉक्स को उठाना है और उन्हें एक साथ जोड़कर मनचाहा आकार दे देना है। ये लेगो वाली तुलना बिल्कुल सटीक बैठती है,
क्योंकि ये समझाती है कि लो कोड असल में काम कैसे करता है। देखिए, जब लेगो से कुछ बनाया जाता है तो ब्लॉक्स पहले से ही एकदम सही और मानकीकृत आकार में कटे होते हैं। अच्छा, तो मैंटिक्स में भी ऐसे ही कुछ होता है? हाँ, मैंडिक्स के अंदर रीयूजेबल कंपोनेंट्स होते हैं। रीयूजेबल कंपोनेंट्स? ये छोटे छोटे प्री बिल्ट सॉफ्टवेयर के हिस्से होते हैं जिन्हें पहले ही अनगिनत बार टेस्ट किया जा चुका है। ओहो, मतलब एक सिटीजन डेवलपर को बस अपने बिजनेस के लॉजिक को समझना है। हाँ, और इन ब्लॉक्स को एक तार्किक क्रम में जोड़ देना है। अरे वाह! इसी कारण से जो ऐप बनाने में पहले 6 महीने का समय लगता था, वो अब कुछ ही हफ्तों में तैयार हो जाता होगा। बिल्कुल, यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन यहाँ मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है। हाँ, पूछिए। लेगो ब्लॉक से तो बस खिलौने बनाए जाते हैं। क्या वाकई में इन विजुअल ब्लॉक्स से बड़ी-बड़ी कंपनियों के असली, जटिल और सुरक्षित काम हो सकते हैं? ये एक बहुत ही लाजमी सवाल है। क्योंकि जो प्रोमो वीडियो इस अध्ययन का हिस्सा है, उसमें वे बहुत ही स्पष्ट रूप से एंटरप्राइज लेवल की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, वहाँ एलेक्स नाम के किरदार का उदाहरण दिया गया है। अनुभव तैयार करना है। तो प्रोमो का वो हिस्सा लो कोड की सबसे बड़ी ताकत को उजागर करता है। यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि बात सिर्फ एक साधारण सी वेबसाइट बनाने तक सीमित नहीं है। अच्छा, तो और क्या-क्या हो सकता है? एलेक्स का उदाहरण ये दिखाता है कि कैसे एक ही डेवलपमेंट एनवायरनमेंट से वेब ऐप और नेटिव मोबाइल ऐप दोनों एक साथ बनाए जा सकते हैं। 1 मिनट, ये नेटिव मोबाइल ऐप क्या होता है? नेटिव मोबाइल ऐप को समझना बहुत जरूरी है। ये वो ऐप्स होते हैं जो सीधे आपके स्मार्टफोन के हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम का पूरी तरह से इस्तेमाल करते हैं। जैसे आईफोन का iOS या गूगल का एंड्रॉइड? एकदम सही। ये सिर्फ ब्राउजर में चलने वाली कोई साधारण वेबसाइट नहीं होते। अरे वाह, मतलब एक ही जगह काम करके दोनों तरह के प्लेटफॉर्म्स के लिए ऐप तैयार कर लेना, ये तो समय की बहुत बड़ी बचत है। बहुत बड़ी बचत। और जब बड़ी कंपनियों या एंटरप्राइज की बात आती है तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी चुनौती कुछ नया बनाना नहीं होती, बल्कि पुराने सिस्टम्स के साथ जुड़ना होती है। हाँ, तकनीकी भाषा में जिन्हें हम लेगेसी सिस्टम कहते हैं। बिल्कुल। बैंक या मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों में आज भी सैप, सेल्सफोर्स या AWS जैसे बड़े भारी भरकम और दशकों पुराने सिस्टम चलते हैं, जिनमें सालों का बहुत ही अहम डेटा भरा पड़ा होता है। और उन लेगेसी सिस्टम से डेटा निकालना पारंपरिक डेवलपर्स के लिए हमेशा से एक बड़ा सिरदर्द रहा है। मतलब आमतौर पर तो एक डेवलपर हफ्तों तक सिर्फ कस्टम कोड ही लिखता रह जाता होगा। हाँ, ताकि नया ऐप पुराने डेटाबेस से सुरक्षित तरीके से बात कर सके। तो मेंडिक्स इस समस्या को कैसे सुलझाता है? मेंडिक्स इस समस्या को अपने मार्केट प्लेस के जरिए सुलझाता है। मेंडिक्स मार्केट प्लेस? हाँ, वहाँ पहले से बने हुए कनेक्टर्स और API मौजूद होते हैं। अच्छा, इसका मतलब है कि एलेक्स को कोई नया कोड नहीं लिखना है? बिल्कुल नहीं। वो बस उस कनेक्टर को डाउनलोड करता है और उसका ऐप तुरंत सैप या सेल्सफोर्स से जुड़ जाता है। सच में ये तो बहुत ही शानदार है। और प्रोमो वीडियो में एक और चीज का जिक्र था जो मुझे सच में चौंकाने वाली लगी। कौन सी चीज? AI वाली बात? हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल। ये प्लेटफॉर्म सिर्फ ब्लॉक्स जोड़ने की सुविधा नहीं देता, बल्कि इसमें ऐसे AI टूल्स हैं जो काम करते वक्त लॉजिक का सुझाव देते हैं। और ये AI काम कैसे करता है, ये समझना और भी दिलचस्प है। बिल्कुल, मतलब ये कोई जादू तो है नहीं? नहीं, जादू नहीं है। इसे पहले से बनाए गए लाखों ऐप्स के डेटा और पैटर्न पर ट्रेन किया गया है। अच्छा, तो जब कोई ऐप बनाते समय एक लॉगिन बटन डालता है तो AI तुरंत समझ जाता है कि अगला कदम पासवर्ड को डेटाबेस से मैच करना होगा। अरे वाह, और वो खुद ब खुद उस पूरे लॉजिक का सुझाव दे देता है? एकदम सही। ये तो बिल्कुल हमारे स्मार्टफोन के ऑटो करेक्ट की तरह हो गया, लेकिन यहाँ ये शब्दों को नहीं बल्कि ऐप के लॉजिक को करेक्ट कर रहा है। और इस AI असिस्टेंस के कारण गलतियां होने की गुंजाइश बहुत ही कम हो जाती है। ये तो बहुत बड़ा फायदा है। लेकिन अगर इस पूरी प्रक्रिया के सबसे बड़े फायदे को देखा जाए तो वो है कोलैबोरेशन, यानी सहयोग। सहयोग मतलब टीमों के बीच में? हाँ, देखिए, सॉफ्टवेयर की दुनिया में हमेशा से क्लासिक गलतफहमी रही है। वो क्या? बिजनेस टीम अपनी जरूरतें IT टीम को बताती थी, और IT टीम महीनों बाद कुछ बनाकर लाती थी। और बिजनेस टीम कहती थी, नहीं, ये तो वो है ही नहीं जो हमने मांगा था। हाँ, ये कहानी तो हर ऑफिस में सुनी जाती है। महीनों की मेहनत बिल्कुल बर्बाद। तो इसी बर्बादी को रोकने के लिए ये विजुअल डेवलपमेंट काम आता है। अच्छा, कैसे? अब बिजनेस एनालिस्ट और IT टीम एक साथ एक ही स्क्रीन के सामने बैठ सकते हैं। वे रियल टाइम में देख सकते हैं कि ऐप कैसा दिख रहा है और कैसे काम कर रहा है। और अगर कोई बदलाव करना है तो उसी वक्त ड्रैग एंड ड्रॉप करके किया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल। ये तालमेल ही एंटरप्राइज के स्तर पर मेंडिक्स की असली ताकत है। खैर, अब यहाँ कहानी में एक नया मोड़ आता है। मैं सुन रहा हूँ। देखिए, ये सब सुनने में बहुत ही जादुई, एकदम परफेक्ट और क्रांतिकारी लगता है। हाँ, लगता तो है।
लेगो ब्लॉक्स, AI असिस्टेंट, हफ्तों में तैयार होने वाले ऐप्स और पुरानी गलतफहमियों का अंत। तो सवाल क्या है? सवाल ये है कि अगर ये इतना ही आसान और चमत्कारी है, तो दुनिया का हर छोटा बड़ा बिजनेस अब तक इसी पर शिफ्ट क्यों नहीं हो गया? हर कोई इसे क्यों नहीं अपना रहा? ये एक बहुत ही तार्किक सवाल है और यहीं पर उस ईमानदार रिव्यू वाले वीडियो की भूमिका अहम हो जाती है। बिल्कुल, क्योंकि जब असलियत का आईना सामने आता है तो कुछ बहुत ही स्पष्ट और गंभीर चुनौतियां दिखाई देती हैं। सही कहा, हर चमकदार चीज सोना नहीं होती। रिव्यू वीडियो ने साफ तौर पर ये चेतावनी दी है कि ये प्लेटफॉर्म हर किसी के लिए नहीं है। हाँ, मतलब अगर कोई अकेला उद्यमी है या कोई छोटा बिजनेस है जिसे बस ग्राहकों के लिए एक साधारण सा बुकिंग ऐप चाहिए, तो मेंडिक्स उनके लिए ओवरकिल है। ओवरकिल मतलब ये उनकी जरूरत से कहीं ज्यादा भारी, जटिल और गैर जरूरी है। बिल्कुल। और उससे भी बड़ी समस्या है इसकी कीमत। हाँ, पैसे का मामला तो हमेशा आता ही है। देखिए, एंटरप्राइज ग्रेड टूल्स कभी भी सस्ते नहीं होते। मेंडिक्स का प्राइसिंग मॉडल इस तरह से डिजाइन किया गया है कि बड़े कॉर्पोरेशंस ही इसे आसानी से वहन कर सकते हैं। तो छोटे स्टार्टअप्स या सीमित बजट वाली टीमों के लिए? उनके लिए इसके महंगे सब्सक्रिप्शन प्लान्स आर्थिक रूप से कोई समझदारी भरा कदम बिल्कुल नहीं है। और कीमत से भी बड़ा एक और भ्रम है जो इस वीडियो रिव्यू से टूटता है। वो क्या है? वो है लर्निंग कर्व, यानी सीखने की प्रक्रिया। ओहो हाँ। जब लो कोड शब्द सुना जाता है तो अक्सर ये मान लिया जाता है कि किसी भी तरह की तकनीकी जानकारी की जरूरत ही नहीं है, जो कि एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। बिल्कुल। असलियत ये है कि इसका लर्निंग कर्व काफी स्टीप है। मतलब इससे सीखना और इसमें महारत हासिल करना इतना भी आसान नहीं है। इसे ना एक उदाहरण से समझना बहुत आसान होगा। हाँ, बताइए। ये वैसा ही है जैसे पहले लोग मैनुअल गियर वाली गाड़ियां चलाते थे, जहां क्लच और गियर बदलने पर पूरा नियंत्रण होता था। अब लो कोड एक ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाली गाड़ी की तरह है। अच्छा। अब गियर बदलने की वो मैनुअल मेहनत मशीन खुद कर रही है, लेकिन गाड़ी तो अभी भी ड्राइवर को ही चलानी है ना। बिल्कुल सही कहा। सड़क के नियम, नेविगेशन और ब्रेक कब लगाना है, ये सब तो जानना ही होगा। एकदम सही। ये बहुत ही सटीक उदाहरण है। मतलब भले ही सिटीजन डेवलपर को जावा या पाइथन में कोड न लिखना पड़े, लेकिन उन्हें ऐप आर्किटेक्चर, डेटाबेस के काम करने के तरीके और वर्कफ्लो के लॉजिक की ठोस समझ होनी ही चाहिए। हाँ, अगर यही नहीं पता कि डेटा एक जगह से दूसरी जगह कैसे सुरक्षित तरीके से जाता है, तो टूल चाहे कितना भी आसान हो, एक अच्छा ऐप तो नहीं बन सकता। बिल्कुल। मार्केटिंग में काम करने वाला कोई आम इंसान अचानक से एक जटिल बैंकिंग ऐप नहीं बना सकता। और इसके अलावा एक और तकनीकी दीवार है जिससे डेवलपर्स अक्सर टकराते हैं। वो कौन सी? जब बात बहुत ही विशिष्ट या कस्टम डिजाइन वाले ऐप्स बनाने की आती है, तो ये पहले से बने हुए ब्लॉक्स एक सीमा के बाद काम नहीं आते। हाँ, क्योंकि कई बार बिजनेस की जरूरत इतनी अलग होती है कि उसे उन प्री बिल्ट कंपोनेंट्स में फिट ही नहीं किया जा सकता। और ऐसी स्थिति में क्या होता है, ऐप को अपने हिसाब से कस्टमाइज करने के लिए अंततः पारंपरिक कोडिंग का ही सहारा लेना पड़ता है। बिल्कुल लेना पड़ता है। तो यहाँ आकर एक बहुत बड़ा विरोधाभास खड़ा हो जाता है ना। कैसा विरोधाभास? मतलब अगर एक मुश्किल ऐप को पूरा करने के लिए अंत में पारंपरिक कोडर्स के पास ही जाना है, तो क्या ये सिटीजन डेवलपर का सपना केवल एक मार्केटिंग का झांसा नहीं रह जाता? क्या हम वापस उसी बिंदु पर नहीं आ गए जहां से चले थे? देखिए, अगर इस पूरी प्रक्रिया को सिर्फ ऊपर से देखा जाए तो ऐसा लग सकता है। अच्छा। लेकिन गहराई में जाने पर पता चलता है कि ये कोई झांसा नहीं है, बल्कि काम करने के तरीके का एक क्रमिक विकास है। वो कैसे? सिटीजन डेवलपर का यह मतलब कभी था ही नहीं कि वे दुनिया के सबसे जटिल आर्किटेक्चर को अकेले बैठकर बना देंगे। तो फिर असली उद्देश्य क्या है? इसका असली उद्देश्य ये है कि रोजमर्रा की वो छोटी मोटी तकनीकी जरूरतें, जैसे कोई नया डेटा कलेक्ट करने का फॉर्म बनाना हो या किसी अप्रूवल प्रोसेस को ऑटोमेट करना हो, हाँ, ये सब काम बिना आईटी टीम का इंतजार किए पूरे हो सकें। ओहो, इससे आईटी डिपार्टमेंट का वो बोझ कम होता है जो उन्हें सालों से दबाए हुए था। बिल्कुल। लेकिन आलोचकों ने दो और गंभीर मुद्दों पर उंगली उठाई है। वो कौन से मुद्दे हैं? स्केलेबिलिटी और डेटा सुरक्षा। ये तो बहुत जरूरी विषय है। मतलब जब कोई ऐप रातों रात लो कोड पर बना दिया जाता है और अचानक से हजारों यूजर्स एक साथ उसका इस्तेमाल करने लगें, तो क्या वो प्लेटफॉर्म उस ट्रैफिक को संभाल पाएगा? और चूंकि ये सारा काम एक थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म पर हो रहा है, तो क्या कंपनियों का बेहद संवेदनशील डेटा पूरी तरह से सुरक्षित है? हाँ, यही सवाल है। ये चिंताएं पूरी तरह से जायज हैं। अक्सर जब चीजें बहुत तेजी से बनती हैं, तो सुरक्षा के कड़े मानकों को नजरअंदाज कर दिया जाता है, जो कि बहुत खतरनाक हो सकता है। बिल्कुल।
कंपनियों के सामने ये एक बहुत बड़ी चुनौती होती है कि वे ये सुनिश्चित करें कि लो कोड पर बने ऐप्स भी उन्हीं कड़े सुरक्षा नियमों का पालन करें जो पारंपरिक कोड वाले ऐप्स करते हैं। मतलब इसे सिर्फ प्लेटफॉर्म के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। बिल्कुल नहीं, कंपनी के अपने आर्किटेक्ट्स को इस पर पैनी नजर रखनी ही पड़ती है। तो इस पूरी चर्चा का अंतिम निष्कर्ष क्या है, खासतौर पर उन लोगों के लिए जिनका पूरा करियर ही सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पर टिका है? आप जॉब्स जाने के डर की बात कर रहे हैं। हाँ। जब भी ऐसी कोई टेक्निक आती है जो काम को आसान बनाती है, तो सबसे पहला डर यही होता है कि ये लोगों की नौकरियां खा जाएगी। स्रोत इस बारे में क्या कहते हैं? अगर हम इसे व्यापक नजरिए से जोड़कर देखें तो डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ डेवलपमेंट वाले लेख में इस बात को बहुत स्पष्ट रूप से समझाया गया है। क्या बताया है उसमें? लो कोड सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की जगह नहीं ले रहा है, बल्कि उनकी भूमिका को अपग्रेड कर रहा है। अपग्रेड कर रहा है? कैसे? इसे इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर के आविष्कार से समझा जा सकता है। अच्छा, वो कैसे? जब कैलकुलेटर आए तो क्या गणितज्ञों का काम खत्म हो गया? बिल्कुल नहीं। बल्कि वे कागज पर घंटों तक साधारण गुणा भाग करने से आजाद हो गए और अपना पूरा समय अंतरिक्ष विज्ञान या क्वांटम भौतिकी जैसी और भी बड़ी समस्याओं को सुलझाने में लगाने लगे। एकदम से ही पकड़ा आपने। इसका मतलब है कि लो कोड प्लेटफॉर्म्स, रूटीन कोडिंग, मतलब वो काम जो बार बार दोहराया जाता है और जिसे करना काफी उबाऊ होता है, हाँ, उसे पूरी तरह से ऑटोमेट कर देते हैं। इससे जो असली और अनुभवी डेवलपर्स हैं, उनके पास इतना समय बचता है कि वे जटिल समस्या समाधान, नए डिजाइन बनाने और असल इनोवेशन पर ध्यान दे सकें। बिल्कुल, ये बिजनेस यूजर्स और आईटी प्रोफेशनल्स के बीच के कौशल के अंतर या कहें स्किल्स गैप को भर रहा है। मतलब दोनों पक्ष अब एक ही विजुअल भाषा में बात कर सकते हैं। हाँ, लेकिन इस नई दुनिया में प्रासंगिक बने रहने की एक बहुत बड़ी शर्त है। वो शर्त क्या है? कंटिन्यूअस लर्निंग, यानी लगातार सीखते रहना। ये तो हर फील्ड में जरूरी है। हाँ, भविष्य के डेवलपर्स को सिर्फ कोड लिखना नहीं, बल्कि इन नए प्लेटफॉर्म्स का सही इस्तेमाल करना, उनकी सीमाओं को समझना और उन्हें सुरक्षित तरीके से लागू करना सीखना होगा। सही कहा। तकनीक अब सिर्फ आईटी डिपार्टमेंट के ठंडे कमरों की जागीर नहीं रही, ये पूरे संगठन में फैल रही है। बिल्कुल। तो आज के इस गहरे विश्लेषण को अगर समेटा जाए तो तस्वीर कुछ इस तरह साफ होती है कि मेंडेक्स और लो कोड प्लेटफॉर्म्स वाकई में ऐप डेवलपमेंट की दुनिया में एक बहुत बड़ा और जरूरी बदलाव ला रहे हैं। हाँ, और ये बड़ी कंपनियों के लिए एक शक्तिशाली हथियार साबित हो रहे हैं, जो उन्हें दशकों पुराने लेगेसी सिस्टम से जोड़कर आधुनिक डिजिटल दुनिया में तेजी से आगे बढ़ने में मदद करते हैं। और वो जो सिटीजन डेवलपर का कॉन्सेप्ट है, हाँ, वो बिजनेस और आईटी को एक मेज पर ला रहा है, जिससे काम की रफ्तार कई गुना बढ़ गई है। लेकिन साथ ही यथार्थ की जमीन पर टिके रहना भी उतना ही जरूरी है। ये हर बीमारी का इलाज या कोई जादू की छड़ी नहीं है। बिल्कुल नहीं। छोटे बिजनेस के लिए ये बहुत महंगा है और इसमें महारत हासिल करने के लिए ऐप आर्किटेक्चर की गहरी समझ चाहिए। और जब बात बहुत ही जटिल और विशिष्ट कस्टमाइजेशन की आती है, तो आज भी प्रारंभिक कोडर्स की अहमियत कम नहीं हुई है। और सुरक्षा और डेटा प्राइवेसी पर तो और भी ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। एकदम सही। इस पूरी चर्चा से सबसे बड़ा सबक ये मिलता है कि आने वाले समय में काम करने का तरीका पूरी तरह से बदलने वाला है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का लोकतंत्रीकरण हो रहा है और इसका असर हर उस इंसान पर पड़ेगा जो डिजिटल दुनिया का हिस्सा है। बिल्कुल पड़ेगा। लेकिन आज की चर्चा को समाप्त करने से पहले एक ऐसा विचार मेरे दिमाग में आ रहा है जो इन सभी स्रोतों से एक कदम और आगे की बात करता है। अच्छा, वो क्या है? शुरुआत में हमने सॉफ्टवेयर बनाने की तुलना एक गगनचुंबी इमारत बनाने से की थी। हाँ, की थी। और फिर हमने देखा कि कैसे लो कोड ने उन भारी मशीनों को लेगो ब्लॉक्स में बदल दिया। बिल्कुल। लेकिन अगर आज लो कोड प्लेटफॉर्म्स और एआई मिलकर हमारी गलतियां सुधार रहे हैं और हमें लॉजिक सुझा रहे हैं, तो क्या अगले 10 सालों में एक ऐसी दुनिया देखने को मिलेगी जहां ये विजुअल ब्लॉक्स भी जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी? सोचने वाली बात है। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई इंसान बस अपने कंप्यूटर के सामने बैठे और बोलकर निर्देश दें, मुझे एक ऐसा ऐप चाहिए जो मेरे ग्राहकों का डेटा मैनेज करे और सीधे हमारे पुराने इन्वेंटरी सिस्टम से जुड़ा हो? अरे वाह! और पीछे बैठा हुआ एआई बिना किसी कंस्ट्रक्शन साइट, बिना किसी ड्रैग एंड ड्रॉप या ब्लॉक के पूरा का पूरा एंटरप्राइज ग्रेड ऐप खुद ब खुद बनाकर तैयार कर दे। ये तो सच में तकनीक का एक अलग ही स्तर होगा। शायद भविष्य का कंस्ट्रक्शन साइट पूरी तरह से अदृश्य हो। ये एक ऐसा विचार है जिस पर हम सबको जरूर गौर करना चाहिए। बिल्कुल। आज की इस खास चर्चा में बस इतना ही। सुनने वालों के लिए यही पैगाम है, सीखते रहिए और नई संभावनाओं को तराशते रहिए।